नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह चैप्टर 16 भारतीय जनजातियाँ, लोक कलाएँ, त्यौहार एवं भाषाओं का पार्ट 1 है, जो आपके ऑल वनडे एग्ज़ाम, टेट सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, जनजातियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जनजातियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है वनवासी, बी है अटाविक, सी है गिरिजन, डी है सभी। डी है यहाँ पे सभी। तो यहाँ पे आपने पता होना चाहिए कि जनजातियों को इन सभी नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा डी। यहाँ पे होता है कि जनजातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी मुख्य धारा के समाज से हटकर एक अलग पहचान होती है। और जनजातियों के लिए हम आदिवासी, आदिवासी, वनवासी, अटावी, गिरिजन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सवाल, जनजातियां वे जातियां हैं जिनकी मुख्य धारा से समाज से हटकर एक अलग पहचान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जनजातीय कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनजातियों के विषय में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनजातियों के विषय में असत्य है? आपका पहला ऑप्शन है, इनकी अपनी भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि जैसी संस्कृति परंपरा होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इनका अपना मुखिया होता है। यहाँ पे सही है कि जनजातियों का अपना खुद का एक मुखिया होता है। अगला है, ये हिंदू धर्म के नियम कानून मानते हैं। तो यहाँ पे चीज़ आता है कि इनके अपने, जनजातियों खुद के अपने देवी देवता होते हैं, वो अपने नियम और कर्मकांड को मानते हैं, और यह हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद, सब ब्राह्मण समाज के कर्मकांडों को नहीं मानते हैं। यह हिंदू धर्म और ब्राह्मण के कर्मकांडों को नहीं मानते हैं। और अगला है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य होगा? सी वाला, क्योंकि यह हिंदू धर्म को नहीं मानते। इनके खुद के अपने देवी देवता होते हैं, इनके खुद के अपने कर्मकांड होते हैं। इनकी कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में बताएं तो इनके अपने निवास स्थान के पास संसाधन, जल, भूमि, चारागाह आदि सारी चीज़ें होती हैं। इनके अमीर और गरीब में कोई खास भेदभाव नहीं होता है। इनका मुख्य व्यवसाय भोजन संग्रहण, कृषि और पशुपालन। ये जंगलों से जंगल उत्पाद सह जड़ी बूटियाँ, पत्ता गोद इत्यादि एकत्रित करते हैं। और यहाँ पे इनकी सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पे सारे काम स्त्री और पुरुष मिलकर करते हैं। तो यह कुछ जनजातियों की विशेषताएं आती हैं। तो हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा था कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे सी वाला होगा कि यह हिंदू के नियम कानून को मानते हैं। नहीं, ये हिंदू के नियम कानून को नहीं मानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती किस जनजाति राज्य से संबंधित थी? रानी दुर्गावती किस जनजाति राज्य से संबंधित थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है भील, बी है गोंड, सी है मुंडा, और डी है संथाल। डी है आपका संथाल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी दुर्गावती जो थी, गोंडवाना, जो हम खास करके दक्षिण बोलते हैं गोंडवाना, और वहाँ की गोंड जनजाति से यह संबंधित थी। इनका नाम इसलिए आता है क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी जनजातियाँ थी जो अपना खुद का साम्राज्य निर्माण करी और अपना खुद का एक राजतंत्र बनाया था, और उसी में से थी आपकी रानी दुर्गावती, जो कि गोंडवाना से संबंधित थी और यह एक गोंड जनजाति की थी। कुछ अन्य लोगों की बात करें, जैसे आपने पता होगा महर्षि वाल्मीकि भील जनजाति से थे। सबरी, जिन्होंने राम को जूठे बेर खिलाए थे, उनके जो ऋषि थे, सबरी के जो ऋषि थे, ऋषि मातंग भी किससे संबंधित थे? भील जनजाति से संबंधित थे। वही एकलव्य जिन्होंने अपना अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दिया था, गुरु द्रोणाचार्य को दिया था, वो भी एकलव्य किससे थे? भील जनजाति से थे। तो कई सारी ऐसी जनजातियां जिन्होंने अपना एक अलग इतिहास लिखा है, कई सारी ऐसी जनजातियां जिन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, और इन्हीं में से एक आती है अपनी रानी दुर्गावती, जो कि गोंड जनजाति से संबंधित थी। आपका अगला है कि भारत की संपूर्ण आबादी में जनजाति प्रतिशत है। भारत की संपूर्ण आबादी में जनजाति प्रतिशत है। ए है 8.6%, बी है 9.8, सी है 13.3, और डी है 16.6। तो आपने पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ प्रत्येक
10 वर्षों पे जनगणना होती है और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण आबादी में जनजातियों की प्रतिशत थी 8.6% उनकी जनसंख्या थी भारत की संपूर्ण आबादी में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला आपका है कि चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है। पहला है हिमाचल प्रदेश, बी है लद्दाख, सी है सिक्किम और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे चांगपा जनजाति जो पाई जाती है वह लद्दाख में पाई जाती है। चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। अन्य राज्यों में देख लेते हो तो हिमाचल प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है उसे गद्दी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में, और लद्दाख में जो पाया जाता है उसे चांगपा कहते हैं, और सिक्किम में जो पाया जाता है उसे लेप्चा या भूटिया कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में खास करके नागा जनजाति ही पाई जाती है जो कि नागालैंड में भी पाई जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी मुख्य रूप से नागा जनजाति पाई जाती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में भी पाई जाती है और नागालैंड में भी पाई जाती है। तो ये अन्य राज्यों के क्रम रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन ए है मुंडा, बी है संथाल, सी है भील और डी है गोंड जनजाति। तो वर्तमान समय में 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति थी गोंड। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति थी गोंड। लेकिन अभी हाल ही में आपका 2011 का जब जनगणना हुआ, मतलब एक के बाद, हाल ही में नहीं, एक के बाद जब 11 का जनगणना हुआ 10 वर्षों बाद, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति बनी भील। तो यहाँ पे जब भील ऑप्शन दिया है तो हम कहेंगे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान समय में भील है। अब 2021 में अपना जनगणना होगा तो उस टाइम देखेंगे कि जनजातियों का कौन सा क्रम रहता है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान समय में कौन सी है? भील है। आपका अगला क्वेश्चन है, तीजन बाई एक प्रसिद्ध जनजाति महिला है, इनकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? पहला है हॉकी, बी है पांडवानी गायिका, सी है राजनीति, डी है स्वतंत्रता संग्राम। जो तीजन बाई हैं इनका संबंध पांडवनी गायिका से। यह क्या है? एक पांडवनी गायिका है जो कि एक जनजाति महिला है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा बी, पांडवनी गायिका। आपका अगला क्वेश्चन है, कुड़ुक भाषा में जंगल को कहते हैं। कुड़ुक भाषा में जंगल को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है तोरांग, बी है औरांग, सी है बिरांग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता दें जो कुड़ुक भाषा बोली जाती है वो खास करके झारखंड के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। और यहाँ पर एक महिला का, एक बच्ची का नाम आता है जिसका नाम था सूर्यमणि, जो कि आगे चल के एक साहसी बेटी, झारखंड की जिसे साहसी बेटी के नाम से जाना जाता है सूर्यमणि। वहाँ पर जब बाहरी लोगों ने जंगल के ऊपर कब्जा किया तो उन लोगों को जंगल से भगाने के लिए या अपने लोगों के लिए जंगल को बचाने के लिए सूर्यमणि ने जंगल बचाने का मूवमेंट किया। और उसकी मुलाकात होती है एक वसवी पत्रकार से, वसवी नामक पत्रकार से। सूर्यमणि की मुलाकात होती है वसवी पत्रकार से, और सूर्यमणि भी झारखंड के जंगलों को बचाना चाहती थी और वसवी पत्रकार भी झारखंड के जंगलों को बचाने के लिए झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया था। वसवी पत्रकार ने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का शुरुआत किया था और सूर्यमणि भी वसवी पत्रकार से जुड़ती हैं और झारखंड में जंगल बचाओ अभियान को और आगे बढ़ाती हैं। और इसी दिशा निर्देश में वह अपने लोगों को शिक्षित करने के लिए झारखंड में ही तोरांग नामक एक केंद्र खोलती हैं जिसमें कि लोगों को जंगलों का महत्व बताया जाता है। तो इस तोरांग का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। तोरांग का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। और यह किस भाषा का शब्द है? तो कुड़ुक। और कुड़ुक कहाँ पे बोला जाता है? तो आपके झारखंड के आदिवासियों के द्वारा बोला जाता है। और इसी दौरान इनके मूवमेंट को देख के सरकार ने 2007 में जंगल अधिकार कानून को लागू किया। और इस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 25 वर्षों से किसी जंगल में रह रहा है तो उस जंगल पर पूर्ण रूप से उसका अधिकार है। 25 वर्षों से यदि किसी जंगल में रह रहा है तो उस जंगल पर उसका पूर्ण रूप से अधिकार है। तो ये रहे जंगल अधिकार कानून और झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, जिसकी शुरुआत वसवी पत्रकार ने किया था। और आगे चल के सूर्यमणि जिसने तोरांग नामक केंद्र खोला था उससे जुड़ी। और तोरांग जो है कुड़ुक भाषा का शब्द है
और तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि जंगल को क्या कहते हैं कुडुख भाषा में, तो क्या कहते हैं, तोरांग कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपके पहला ऑप्शन है वासवी, दूसरा है सूर्यमणि, तीसरा है बिरसा मुंडा और चौथा है सभी ने। तो जैसा कि मैंने बताया कि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत वसवी पत्रकार, जो वसवी एक रहती है पत्रकार रहती है वहाँ की, उसने शुरू किया था। और फिर बाद में वसवी पत्रकार से कौन मिलती है, सूर्यमणि मिलती है। तो यहाँ पे पूछा है कि शुरुआत किसने की थी, तो शुरुआत की थी वासवी ने किया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में तीन खेती प्रचलित है? ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है मेघालय, सी है त्रिपुरा, डी है मिजोरम। तो जैसा कि आपने पता है कि तीन नामक खेती का प्रचलन मिजोरम में, इसमें होता है क्या है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में एक अनोखी खेती होती है जिससे टीन खेती कहते हैं। यह झूम खेती ही है, परंतु जितनी जमीन पर एक टीन में बीज बोए जाते हैं उसे टीन खेती कहते हैं। मतलब यहाँ पे जब खेती की बटाई होती है तो एक टीन में जितना बोई आ जाएगा, इसको जितनी ज़मीन पे बो सकते हैं पूरी खेती वह क्या हो जाएगी, आपकी होगी। दो टीन का मतलब कि दो टीन बीज आपके पास है, इससे जितना खेत बो सकते हैं उतना खेत आपका ये हो गया। तो इस प्रकार की खेती की जाती है मिजोरम में, इस प्रकार की खेती मिजोरम में की जाती है जिसे टीन खेती कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, यह चित्रकारी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। अगला है, इस चित्रकारी में हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है, इस चित्रकारी में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकारी में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त कथन किस चित्रकारी से संबंधित है? तो पहला है आपका चित्रकाठी चित्रकारी, दूसरा है वर्ली चित्रकारी, तीसरा है मधुबनी चित्रकारी और चौथा है कलमकारी चित्रकारी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हैं वह किससे संबंधित है? चित्रकाठी चित्रकारी से संबंधित है। चित्रकाठी चित्रकारी जो कि महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में होता है। अन्य की बात करें तो वर्ली, जैसा आपने पता है वर्ली भी पड़ता है मुंबई में, तो वर्ली चित्रकारी भी आपका महाराष्ट्र मुंबई में होता है। मधुबनी चित्रकारी की बात करें तो इसकी चित्रकारी बिहार में किया जाता है, बिहार के मधुबनी जिले में। और कलमकारी की बात करें तो यह चित्रकारी आंध्र प्रदेश में कलमकारी चित्रकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो हालांकि यहाँ पे पूछा था ये स्टेटमेंट देके कि यह स्टेटमेंट किसके संबंध में है, तो यह आपका होता है ऑप्शन ए चित्रकाठी चित्रकारी से। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारंपरिक चित्रकारी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है? निम्न में से कौन सा पारंपरिक चित्रकारी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है? ऑप्शन ए है पटोला, बी है बंडाना, सी है इत्र और डी है जमदानी। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो पारंपरिक चित्रकारी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जमदानी कहते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है डी। अन्य ऑप्शन की बात करें तो जो पटोला जो खास करके चित्रकला है यह गुजरात में पाया जाता है। बंडाना की यदि बात करें तो बंडाना जो है राजस्थान और गुजरात में होता है, राजस्थान और गुजरात में। इत्र, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जिला है कन्नौज, जो कि अपने इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इत्र जो है कहाँ का चित्रकला है प्रमुख? तो कन्नौज का। और जमदानी जैसे मैंने बताया कि कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। तो पटोला गुजरात, बंडाना राजस्थान गुजरात, इत्र जो है कन्नौज का और जमदानी पश्चिम बंगाल का। आपका अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। आपके कुछ ऑप्शन दिए हैं और सेकेंड वाले सुमेलित करना है। तो पहला है पट्टा चित्रकारी, पट्टा चित्र। तो पट्टा चित्र आपने पता होना चाहिए, पट्टा चित्र जो बनता है वह जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। सॉरी, पट्टा चित्र जो आपका बनता है, पट्टा चित्र वह आपका बनता है उड़ीसा में, पट्टा चित्र बनता है उड़ीसा में। दूसरा है दरिया जो बनाया जाता है वह आपका जम्मू कश्मीर में बनता है। पश्मीना जो एक प्रकार का शाल है वह फेमस है लद्दाख का पश्मीना शाल। और पीतल की कारीगरी के लिए उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट और डी का आपका होता है
4। तो कूट के हिसाब से आप इसको मर्ज कर सकते हैं कि किसका ऑप्शन सही मैच कर रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला यहाँ पे है कि मेखला चादर, मेखला चादर दिया है, मेखला चादर जो बनाया जाता है वो पश्चिम बंगाल में दिया जाता है। दूसरा फिरन जम्मू कश्मीर। तीसरा है धावनी दक्षिण भारत। और चौथा है मुंडुम नेरियाथुम जो है केरल में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेखला चादर बनाया जाता है वह बनाया जाता है असम में। मेखला चादर जो बनाया जाता है वह असम में बनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हैं कि मतलब फिरन जो होता है वह जम्मू कश्मीर में। धावनी, धावनी जो होता है फिरन को हम लोग कश्मीरी चोंगा भी कह लेते हैं, कश्मीरी चोंगा, इसका दूसरा नाम आता है फिरन, कश्मीरी चोंगा। तो फिरन को कश्मीरी चोंगा जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। धावनी, धावनी जो होता है इसको लंगावनी भी कहते हैं, धावनी को लंगावनी। ये खास करके पहनावे हैं वहाँ के, तो लंगावनी, लंगा धावनी को लंगावनी कहते हैं जो खास करके दक्षिण भारत में। और उसके बाद मुंडुम नेरियातुम जो कि केरल का एक पहनावा है, तो केरल में। और मेखला चादर कहाँ का है, तो यह आपका असम का है, मेखला चादर असम का है। आपका अगला क्वेश्चन है, सारोग किसे कहते हैं। सारोग किसे कहते हैं। आपका ए है धोती, बी है कुर्ता, सी है लुंगी, डी है शेरवानी। तो यहाँ पे आपने पता होना चाहिए सारोग, सारोग जो है कहते हैं लुंगी को, और इसका एक अन्य नाम आता है मुंडू। लुंगी को एक अन्य नाम मुंडू के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे पता है कि कई सारे अन्य राज्यों में पगड़ी को अनेकों नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाब में पगड़ी को क्या कहते हैं, पंजाब में पगड़ी को कहते हैं दस्तर। उसके बाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इसे कहा जाता है फेटा, पगड़ी को फेटा कहते हैं। उसके बाद अगला आपका आता है मैसूर। तो मैसूर में मैसूर पेटा कहते हैं पगड़ी को, मैसूर पेटा कहते हैं। और राजस्थान में, राजस्थान में पगड़ी को साफा कहा जाता है। तो जैसे पगड़ी के अनेक राज्यों में अनेक नाम है, वैसे ही लुंगी जो हम पहनते हैं उसको हम लोग हमारे यहाँ खास करके लुंगी कहा जाता है। अन्य सारे स्टेटों में इसको सारोग कहा जाता है, और कुछ स्टेटों में इसे मुंडू के नाम से भी जाना जाता है, मुंडू के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका अगला अध्याय भारतीय जनजातीय लोक कलाओं का पार्ट 2 48 घंटों के अंदर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाई अमन सर पे अपलोड कर दिया जाएगा। तथा इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी भी यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।